हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे एएमए एजुकेशन चैनल के ऊपर। आज की हमारी वीडियो के अंदर हम करेंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग का रिवीजन स्टार्ट। हमारी जो पिछली वीडियो थी उसके अंदर मैं यूनिट 4 को कंप्लीट किया था। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो मैं पूरी प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को जाकर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें फॉर न्यू अपडेट्स। आज की वीडियो के अंदर हम यूनिट फर्स्ट एंड यूनिट सेकेंड का रिवीजन करेंगे। मैं आपको यूनिट फर्स्ट के टॉपिक्स बता देती हूँ। इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग नेचर, स्कोप एंड सिग्निफिकेंस, यूटिलिटी, लिमिटेशन, एसेंशियल फॉर सक्सेस, बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस, फाइनेंशियल अकाउंटिंग वर्सेस कॉस्ट अकाउंटिंग वर्सेस मैनेजमेंट अकाउंटिंग, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, मीनिंग, सिग्निफिकेंस एंड प्रिसेप्शंस ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इन इंडिया। इसके अंदर हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक भी मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसके अंदर फाइनेंशियल अकाउंटिंग वर्सेस कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के बीच में क्या डिफरेंस होगा। एंड दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसके अंदर अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशन। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अकाउंटिंग क्या होता है। अकाउंटिंग एक प्रोसेस होती है जिसके अंदर हम रिकॉर्ड करते हैं, क्लासीफाई करते हैं, समराइज करते हैं, एनालाइज करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को। बेनिफिशियल रहता है वो मैनेजमेंट के लिए, और जो इंटरेस्टेड हमारे बिजनेस शेयर होल्डर, क्रेडिटर्स और बैंकर्स, कस्टमर्स, एम्प्लॉयज़ होते हैं गवर्नमेंट के लिए, उनके लिए भी वो चीज़ें इंपॉर्टेंट रहती हैं। चीज़ों के बारे में, हर चीज़ के बारे में रिकॉर्ड रखना, क्लासीफाई करना, समराइज करना, एनालाइज करना उन चीज़ों को। देन डेफिनेशन क्या होगी फाइनेंशियल अकाउंटिंग की। The term accounting, unless otherwise specifically stated, always refers to financial accounting. Financial accounting is commonly carries on in journal offices of a business. It is converted with the revenue, expenses, assets and liability of the house. फाइनेंशियल अकाउंटिंग हमें क्या बताता है, रेवेन्यू कितना है आपका, एक्सपेंसेस कितने हैं, लाइबिलिटीज़ कितने हैं आपकी, एंड एक्सपेंसिव एसेट्स आपकी कितनी हैं। उन सब चीज़ों को बताने के लिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग हम यूज़ करते हैं। स्कोप ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग रिकॉर्ड करता है फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर ऐसा नहीं होता है कि आप जैसे कोई एम्प्लॉय चला गया वो चीज़ रिकॉर्ड नहीं होगी, कोई एम्प्लॉय आ गया, किसी की लड़ाई हो गई, वो चीज़ें कोई भी मैटर नहीं करती हैं। जो भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होती हैं, पैसे की जो भी लेन देन होती है, उन चीज़ों को वो रिकॉर्ड करता है, क्लासीफाई करता है, समराइज करता है, इन्फॉर्मेशन को प्रिपेयर करता है, एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंटरप्रेट करता है, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को कम्युनिकेट करता है, सारे आउटकम की क्या आउटकम आया है उससे, डिटरमाइंस एंड मेंटेन फाइनेंशियल पोजीशन, फिर डिटरमाइन करता है और मेंटेन करता है उस फाइनेंशियल पोजीशन को। नेचर क्या होगा फाइनेंशियल अकाउंटिंग का। अकाउंटिंग इज द फर्स्ट स्टेप। अकाउंटिंग जो होता है वो पहला एक स्टेप होता है चीज़ों को करने के लिए। कोई भी आप चीज़ स्टार्ट करते हैं, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन जब आप करते हैं तो अकाउंट सबसे मेन जो हमारा फर्स्ट स्टेप होता है वो होता है। अकाउंटिंग आर्ट भी है और अकाउंटिंग साइंस भी है। इसके अंदर समराइजिंग भी होता है, रिकॉर्ड भी किया जाता है, चीज़ें क्लासीफाई भी की जाती हैं सारी ट्रांजेक्शन्स। अकाउंटिंग जो है एक प्रोसेस होती है, द रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन एंड समराइजिंग होता है। अकाउंटिंग डील करता है फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को ओनली, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया ना, अकाउंटिंग सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के अंदर ही डील करता है। स्टोरी की नेचर होता है, रिकॉर्ड करता है जो एक्चुअल कॉस्ट उसके ऊपर लगी। इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्यों इंपॉर्टेंट रहता है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्रिएट करता है स्टैंडर्ड ऑफ सेट ऑफ रूल्स जो प्रिपेयर की जाते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर। फाइनेंशियल अकाउंटिंग डिक्रीज करता है, इंक्रीज अकाउंटेबिलिटी एंड लेंडर, जो भी हमारे रेगुलरली बॉडीज टैक्स होते हैं, अथॉरिटीज टैक्स होते हैं, एक्सटर्नल जो भी हमारे प्रैक्टिसेस होती हैं उनको कम करने में हेल्प करता है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग हमें एक प्रोवाइड करता है मैनेजमेंट, चीज़ों को मैनेज करने के लिए प्रमोट करता है ट्रस्ट फाइनेंशियल अकाउंटिंग। एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग इनक्रीज करता है ट्रांसपेरेंसी, चीज़ों को बिल्कुल ट्रांसपेरेंट वे में, बिल्कुल सही वे में हमें शो करता है। वीडियो को भाई पूरी देखा करो क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी। और आज की वीडियो तो और भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसके अंदर बीच में मैं आपको एक स्टोरी बताऊंगी जो मेरी लाइफ से रिलेटेड है, तो उसको सुनने के लिए तैयार रहें और वीडियो को पूरा अंत तक देखना। तो हम स्टार्ट करते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या होते हैं। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हमें डिटरमाइन करते हैं जनरल रूल्स एंड गाइडलाइंस जो हमारे एक्सपीरियंस, जो मतलब देखो, अकाउंटिंग प्रिंसिपल एक्सपीरियंस के ऊपर बेस्ड होते हैं। जो लोगों ने बिजनेस किया है, उनका जो एक्सपीरियंस रहा है, उसके अकॉर्डिंगली रूल्स एंड गाइडलाइंस फिक्स की जाती हैं और उन चीज़ों को बताते हैं, गवर्नमेंट उनको फिक्स करती है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल की जो डेफिनेशन है वो क्या है। अ जनरल लॉज ऑफ रूल्स अडॉप्टेड बाय proceeds as a guides and action still ground on the basis of conduct or a practices. The rule and conventions of accounting are commonly refers to a principles. जो रूल और कन्वेंशंस होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं। हमारे काइंड्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल। अकाउंटिंग प्रिंसिपल के क्या काइंड्स हैं। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स एंड अकाउंटिंग कन्वेंशन।
सबसे पहले अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट के अंदर है एंटिटी कॉन्सेप्ट, ड्यूअल कॉन्सेप्ट, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, रेवेन्यू रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट, कॉस्ट कॉन्सेप्ट, मैचिंग कॉन्सेप्ट्स, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट्स एंड वेरिएबल ऑब्जेक्टिव एविडेंस एंड एक्यूरल कॉन्सेप्ट। ये जो क्वेश्चन है ये जो हमारा पिछले साल का जो अभी क्वेश्चन हुआ था उसके अंदर पूछा गया है, मैंने पढ़ के देखा था उसको। एंड देन अकाउंटिंग कन्वेंशंस, convention of materiality, conventions of full disclosures and convention of consequences and convention of conversion। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान से करना। अगर मुझे क्वेश्चन पेपर मिल जाता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का तो मैं आपको ज़रूर करवाऊंगी। मैं उसको ढूंढ रही हूँ, मैंने पढ़ा तो था, मेरे पास था, बट मैंने भी थोड़ा सा वो मिसप्लेस हो गया, तो मैं देखूंगी उसको कहाँ है, तो मैं आपको ज़रूर करवाऊंगी। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट क्या होते हैं? अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एक बेसिक अजम्पशंस होती हैं जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने के लिए हम यूज़ करते हैं। मतलब एक अजम्पशंस नहीं होती कि हम इसको प्रिपेयर करें, तो ये हमारी अजम्पशंस है। सबसे पहले हमारी एंटिटी कॉन्सेप्ट्स। एंटिटी कॉन्सेप्ट के अंदर क्या है? एन अकाउंटिंग एंड इन ऑलवेज मेड इन मेंटेन बिटवीन द प्रायोरिटीज ऑफ द बिजनेस फर्म। ये जो एंटिटी कॉन्सेप्ट है इसके अंदर क्या है कि जो फर्म की प्रायोरिटीज हैं उसके अकॉर्डिंगली वो चीज़ मेंटेन की जाएगी। प्रायोरिटी क्या होती है भाई? फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रहे, हमें हमारी जो फर्म उसको प्रॉफिट हो। ड्यूअल एस्पेक्ट के अंदर क्या है? जो एस्पेक्ट है ये बैकबोन होता है अकाउंटिंग का। इसके अंदर क्या होता है? सिंस एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन अफेक्ट्स एट लीस्ट टू एस्पेक्ट्स ऑफ द बिजनेस, सेल्स इम्प्लाइज ऑफ अ परचेज और रिसिप्ट इंटेक्चुअली अ पेमेंट। देखो ड्यूअल दो चीज़ें, मतलब ये नहीं तो दो, एक तीर से दो निशाने, तो वो दो चीज़ों को अफेक्ट करता है। सेल्स किसको अफेक्ट करेगी? परचेज को। एंड रिसिप्ट किसको हमारी अफेक्ट करेंगी? पेमेंट को। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट के अंदर क्या बोला गया है? एक बिजनेस जो एंटरप्राइजेस होती है वो ऑपरेट करती है, प्रोस्पेक्टिव जो कंटिन्यू करती है ऑपरेटिंग फ्यूचर जो हमारी एसेट्स, लाइबिलिटी, रेवेन्यू, ऑपरेटिंग कॉस्ट होती हैं, पर्सनल पॉलिसीज होती हैं। एंड प्रोस्पेक्टिव होता है कॉन्सेप्ट ऑफ बिग एंड बेसिक्स एंड अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इन वैल्यूएशन ऑफ इनटेंजिबल एसेट्स, जो इनटेंजिबल एसेट्स को वैल्यूएट करते हैं। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट क्या होता है? नेसेसरी अकाउंटिंग एक ट्रांजेक्शन होती है जो बिजनेस के अंदर एंट्री इंटरप्राइजेस के अंदर यूनिफॉर्म मैनर के अंदर हमें बताती है कि हम किस तरीके से अपने एक्सचेंज को मेज़र कर सकते हैं। एक्सचेंज एंड मेजरमेंट के लिए हम इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हैं। रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन कॉन्सेप्ट। रेवेन्यू इज यूजुअली रिकॉग्नाइज्ड बाय द अर्निंग प्रोसेस एंड रीजनेबल कंप्लीट इट अकाउंट अमाउंट ऑफ कैपेबल ऑफ द ऑब्जेक्टिव मेजरमेंट एंड इट इज रियलाइज्ड। किसको किसके थ्रू हम उसको देखते हैं? जो अर्निंग हमारी प्रोसेस है उसके थ्रू, जो आपका ऑब्जेक्टिव अमाउंट ऑफ कैपेबल एंड आपने क्या रियलाइज किया है। देन नेक्स्ट है कोस्ट कॉन्सेप्ट। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट ऑल ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ द अकाउंट एट द एक्चुअल प्राइस इन्वॉल्व। इसके अंदर क्या है कि कॉस्ट जो एक्चुअल प्राइस है उसकी, जो उस प्रोडक्ट की एक्चुअल कॉस्ट है उसके अकॉर्डिंगली ही हम उसको रिकॉर्ड करेंगे बुक्स के अंदर, बुक ऑफ अकाउंट के अंदर एक्चुअल प्राइस के अंदर को ही इन्वॉल्व किया जाएगा। नहीं कि हम मार्केट प्राइस को उसके अंदर इन्वॉल्व कर देंगे, नहीं, हम उसको एक्चुअल प्राइस को ही इन्वॉल्व करेंगे उसके अंदर। देन मैचिंग कॉन्सेप्ट। दिस कॉन्सेप्ट इज बेस्ड ऑन द अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट फॉर इनकम मेजरमेंट, कॉस्ट एंड एक्सपेंसेस आर मैच्ड विद द रेवेन्यू और इनकम्स रिलेटेड टू द अकाउंटिंग पीरियड। ये जो कॉन्सेप्ट है ये अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड होता है कि कितना आपका अकाउंटिंग पीरियड होगा फॉर इनकम मेजरमेंट। आप मतलब कि कितने टाइम पीरियड तक उस इनकम को मेज़र करेंगे। जैसे कि हमारा एक अकाउंटिंग पीरियड क्या होता है? 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक। तो आप कितने टाइम पीरियड तक उसको मेज़र करेंगे? अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट अंडर दिस गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट इज अज्यूम्ड। इसके अंदर जो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट है वो अज्यूम किया जाता है। एंड बिजनेस एंटिटी एंड रीजनेबल एक्सपेक्टेशंस होती है इसके अंदर। बिजनेस फॉर द आइडेंटिफाई लॉन्ग पीरियड ऑफ टर्म, जो लॉन्ग पीरियड ऑफ टर्म को आइडेंटिफाई करता है। वेरिएबल ऑब्जेक्टिव एविडेंस कॉन्सेप्ट। दी देयर शुड बी ए सिग्निफिकेंट एविडेंस business transactions spotted vouchers or receipts. These vouchers are evidence and business and accounts can be audited to the basis of this। इसके अंदर क्या है कि एविडेंस होना चाहिए। वाउचर्स जो हम बोलते हैं ना, बिल बिल होना चाहिए, एक वाउचर होना चाहिए आपके पास कि ये जो ट्रांजेक्शन ये ट्रांजेक्शन इस दिन हुई है, ये ट्रांजेक्शन इस दिन हुई है। वो जो ट्रांजेक्शन का जो वाउचर होता है वो एक एविडेंस होता है और वो अकाउंट्स को ऑडिट करवाने में हमें हेल्प करता है। देन लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारा concept. These assumptions is core of the mercantile systems of according to this concept revenue and cost are recognized as they are earned or incurred and not as the money is received or paid।
अजम्पशंस कोर अजम्पशंस के ऊपर बेस्ड होता है ये अकाउंटिंग। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट रेवेन्यू एंड कॉस्ट आर रिकॉग्नाइज्ड। इस कॉन्सेप्ट के अंदर रेवेन्यू और कॉस्ट रिकॉग्नाइज की जाती हैं जो अर्न किया आपने और इनकर्ड आपकी हुई है, एंड नॉट एज ए मनी इज रिसीव्ड और पेड। ऐसा नहीं है कि जो मनी रिसीव्ड और पे हुए, नहीं, जो आपने अर्न किया है एंड जो इनकर्ड हुआ है वो इसके अंदर कॉन्सेप्ट के अंदर देखा जाता है। Accounting conventions. The term convention include those customs and tradition which guide accounting statement. जो अकाउंटिंग स्टेटमेंट को गाइड करते हैं वो टर्म्स इसके अंदर इंक्लूड की जाती हैं। इसके टाइप हैं, सबसे पहले कन्वेंशन ऑफ मेटेरियलिटी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या करती है, डिस्क्लोज करती है जो भी आइटम हमारे मटेरियल के अंदर आएंगे जो अफेक्ट करते हैं हमारे अकाउंटिंग डिसीजन को, एंड अकाउंट उन चीज़ों को इग्नोर करती है रिकॉर्ड करने के लिए, तो उन चीज़ों को देखना पड़ता है। एंड कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर्स। दिस कन्वेंशन इम्प्लाइज दैट द अकाउंटिंग मस्ट बी होनेस्टली। ये जो कन्वेंशन ये बताता है कि जो अकाउंटिंग होती है वो बिल्कुल होनेस्टली प्रिपेयर होनी चाहिए, सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन उसके अंदर होनी चाहिए, पूरा डिस्क्लोजर उसके अंदर होना चाहिए। नाम से ही पता चल रहा है फुल डिस्क्लोजर। देन कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसीज। इट मीन्स that there should be a consistency in the respect of accounting policies for business throughout year after year। कुछ consistencies जो होती हैं वो हमारी रिस्पेक्ट होते हैं अकाउंटिंग प्रोसेस के अंदर जो ईयर आफ्टर ईयर चलती रहती हैं। देन कन्वेंशंस ऑफ कन्वर्जन। द पॉलिसी शुड बी सच एज वुड ग्रेड एंड अगेंस्ट रिस्क एंड लॉसेस बट शुड नॉट नेसेसरली क्रिएट सिक्योर रिजर्व्स, प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेज एंड डोंट एंटिसिपेट एनी फ्यूचर अर्निंग। प्रोवाइड करो उनको हर एक जो पॉसिबल हमारे लॉसेज हो सकते हैं, और ये मत करो कि आपको फ्यूचर अर्निंग क्या होगी। डोंट एंटिसिपेट एनी फ्यूचर अर्निंग, मतलब ये मत सोचो, उनको बताओ कि ये आपके लॉसेस हो रहे हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग के बीच में क्या डिफरेंस होता है। ये मत सोचना कि इस क्वेश्चन को 16 मार्क्स के अंदर ही पूछा जाएगा। इस क्वेश्चन को 2 मार्क्स के अंदर भी पूछ सकते हैं कि दो डिफरेंस बता दो कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग के बीच में। तो कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होती है, कॉस्ट अकाउंटिंग कंट्रोल करने में हेल्प करती है कॉस्ट को। कॉस्ट एट एक्चुअल प्रोडक्शन लेवल, कॉस्ट वो बताती है जो एक्चुअल प्रोडक्शन लेवल के अंदर लगी है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या करती है, एनालाइज करती है फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल डाटा को डिसीजन प्रोवाइड करवाने के लिए, ताकि आप उसका डिसीजन ले पाएँ। ऑब्जेक्टिव क्या होता है कॉस्ट अकाउंटिंग का, हेल्प करती है कंट्रोल ऑपरेशनल कॉस्ट एंड सो दैट डज नॉट एक्सीड द बजट। ऑपरेशनल कॉस्ट को कंट्रोल करने में हेल्प करती है ताकि जो आपका बजट है वो बढ़े ना। मैनेजमेंट अकाउंटिंग आपको इफेक्टिव स्ट्रेटजीज बनाने में हेल्प करती है। स्कोप है इसके थोड़े से नैरो स्कोप होते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग के, मैनेजमेंट अकाउंटिंग के ब्रॉडर स्कोप होते हैं। कॉस्ट जो अकाउंटिंग है उसके अंदर सिर्फ क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन ही रिकॉर्ड की जाती है, उसको ही यूज़ किया जाता है। बट मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव दोनों ही इन्फॉर्मेशन यूज़ की जाती हैं। रिकॉर्डिंग लिमिट, इट हेल्प्स टू कंप्लाइज बोथ पास्ट एंड प्रेजेंट डाटा। इसके अंदर पास्ट एंड प्रेजेंट डाटा दोनों ही कंप्लाइज किए जाते हैं। बट मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर फोकस उनका फ्यूचर प्रोजेक्शंस के ऊपर होता है। प्लानिंग एक सुटेबल फॉर शॉर्ट टर्म प्लानिंग के लिए कॉस्ट अकाउंटिंग सही है, बट जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है वो दोनों के लिए ही वैलिड है। शॉर्ट टर्म प्लानिंग के लिए भी अच्छा रहता है और लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए भी अच्छा रहता है। इसके बाद द डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग एक अकाउंटिंग प्रोसेस होती है जिसके अंदर गैदर की जाती है, रिकॉर्ड की जाती हैं जो हमारी इंफॉर्मेशन होती है, कॉपरेशन इकोनॉमिक डाटा एंड इलिस्ट्रेट किया जाता है कंपनी की करेक्ट फाइनेंशियल सिचुएशन को, कि कंपनी की अभी करेक्ट में अभी फ़िलहाल में क्या फाइनेंशियल सिचुएशन चल रही है। कॉस्ट अकाउंटिंग एक मेथड होता है जो कीप करता है रिकॉर्ड ओनली जो हमारे एक्सपेंसेस हुए हैं इन्वॉल्व मैन्युफैक्चरिंग, जो कॉस्ट हमारी लगी है प्रोडक्शन लेवल के अंदर उसको इन्वॉल्व करता है, उसको देखता है। देन कॉस्ट किस इसके अंदर जो कॉस्ट होती है वो हिस्टोरिकल एंड प्रीडिटरमाइंड होती है, बट फाइनेंशियल जो हमारे जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है उसके अंदर जो कॉस्ट होती है वो हिस्टोरिकल और प्रीडिटरमाइंड होती है। बट कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर क्या होता है, हिस्टोरिकल कॉस्ट होती है और जो हमारी हिस्टोरिकल कॉस्ट भी होती है और पास्ट और प्रेजेंट भी कॉस्ट होती है। देन मैंडेटरी कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर जो एक्सपेक्ट फॉर इंडस्ट्री इंटरप्राइजेज इज नॉट रिक्वायर्ड, बट फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर ज़रूरी होती है। मैंडेटरी होती है मेंटेन करना फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होती है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग रिकॉर्ड करती है सारी इन्फॉर्मेशन इन मॉनेटरी टर्म्स। एंड कॉस्ट अकाउंटिंग क्या करती है, एक प्रोसेस होती है जो रिकॉर्ड करती है मटेरियल लेबर एंड ओवर हेड कॉस्ट कितनी लगी है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के अंदर। वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, नेट रियलाइज्ड वैल्यू और प्राइस विच एवर इज लोअर, जो नेट रियलाइज्ड और प्राइस जो लोअर होते हैं वो हम उसको वैल्यूएट करते हैं स्टॉक के अंदर। एंड कॉस्ट एट ए कॉस्ट हमारे कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर होता है। फोरकास्टिंग नीडिड नॉट फ्लेक्सिबल विद इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कोई ज़रूरी नहीं है फ्लेक्सिबल होना कोस्ट इसके अंदर फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर, बट इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिडिक्शन एंड
फिजिबल विद द यूज़ ऑफ बजटिंग स्ट्रेटेजी ज़रूरी होता है। प्रोसेस जो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर ऑब्जेक्टिव होता है एक प्रिजर्व कॉम्प्लेक्स रिकॉर्ड एंड ओन फाइनेंशियल एक्टिविटीज़। एंड कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर क्या होता है, जो गोल होता है वो कॉस्ट अकाउंटिंग के रिगार्डिंगली होता है, रेगुलेट करता है सारे, रिड्यूस करता है एक्सपेंसिव को। एंड प्रॉफिट असेसमेंट फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर एनालाइज की जाती है, स्पेंड की जाते हैं प्रॉफिट एंड रेवेन्यू एंड सर्टेन टाइम्स एंड कॉम्प्लेक्स यूनिट होते हैं एट अ सेम टाइम। बट कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर यूजफुल होता है विद इन कॉस्ट अकाउंटिंग नेट प्रॉफिट कैलकुलेट किया जाता है सर्टेन टास्क के अंदर, बीच प्रोडक्ट एंड प्रोसीड एक्सेट्रा। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होता है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एक रिटन स्टेटमेंट होती है जो यूनिफॉर्म अकाउंटिंग रूल्स एंड गाइडलाइंस को बताते हैं कि किस तरीके से आपको जो हमारे अकाउंट्स हैं वो प्रिपेयर करने हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अंदर हमारा जनरल एक्सपेक्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो परमिट किया जाता है अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट्स के लिए, आइटम्स के ट्रीटमेंट्स के लिए। प्रोसेस क्या होती है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की? टू प्रोवाइड नॉर्म्स प्रोवाइड करवाते हैं बेसिक जो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने के लिए हेल्पफुल रहते हैं, जिनको हम प्रिपेयर करने के लिए यूज़ करते हैं। इंश्योर करता है एक यूनिफॉर्म प्रिसेप्शन एंड जो प्रिपरेशन हमारी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, एंड रिमूव करता है सारे इफेक्टिव डिज़ाइन एंड अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस एंड टू मेक फाइनेंशियल स्टेटमेंट मोर मीनिंगफुल एंड कंपेटेबल। एक जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट उसको ज़्यादा मीनिंगफुल एंड कंपेटेबल बताता है। एंड टू रिजोल्व पोटेंशियल फाइनेंशियल कॉन्फ्लिक्ट्स, रिजोल्व करने के लिए जो भी हमारे पोटेंशियल फाइनेंशियल कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं बिटवीन वेरियस ग्रुप्स, हेल्प करता है एक ऑडिटर को अकाउंट्स को ऑडिट करने के लिए। प्रोसीजर क्या होगी? फॉर्मुलेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। A and B determine the broader area in which accounting standard need to be formulated। पहले ए और बी डिटरमाइन करेंगे जो ब्रॉडर एरिया होगा जहाँ पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नीडेड होते हैं, फॉर्मुलेट करने पड़ते हैं हमें। देन सेकेंडली ए एंड बी टेक्स द असेसमेंट एंड वेरियस स्टडी ग्रुप्स एंड फॉर्मुलेट स्टैंडर्ड्स। देन वो फॉर्मुलेट करेंगे स्टैंडर्ड्स को एंड ड्राफ्ट एक प्रोसीड स्टडी ग्रुप्स को जो कंसीडर करेगा ए एंड बी, एंड सेंड वेरियस आउटसाइड बॉडीज जैसे लाइक SCOPE, NCBDT एंड ICSI एंड ICWAI एक्सेट्रा एंड रिप्रेजेंटेटिव होंगे हमारे बॉडीज एंड ऑल्सो इन्वाइटेड इन मीटिंग एंड ए एंड बी आर डिस्कस। देन थर्डली आफ्टर टेकिंग नोट इनटू इन कंसिडरेशंस व्यू पॉइंट एंड ड्राफ्ट करेंगे स्टैंडर्ड्स को, इशू किए जाएंगे एक्सपोजर ड्राफ्ट, जो ड्राफ्ट है उसको इशू किया जाएगा एंड जो इंस्टीट्यूट है वो पब्लिश कर देगी। जनरल हमारी जो इंसेंटिव्स है द चार्टर्ड अकाउंटेंट जो हमारा होता है जो एक्सप्लोर करेगा ड्राफ्ट को इंक्लूडिंग द फॉलोइंग बेसिक पॉइंट्स, जो बेसिक पॉइंट्स इसके अंदर इंक्लूड किए जाएंगे। सबसे पहले जो स्टेटमेंट होती है वो कॉन्सेप्ट्स एंड फंडामेंटल अकाउंटिंग प्रिंसिपल से रिलेट करनी चाहिए जो स्टैंडर्ड्स आपके। डेफिनेशन इन टर्म्स ऑफ यूज्ड इन द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जो डेफिनेशन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अंदर यूज़ की गई है, जो मैनर अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स ने बताया वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अंदर फॉर्मुलेट किया गया है नहीं किया गया है। जो प्रेजेंटेशन है वो डिस्क्लोजर होनी चाहिए स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंगली, क्लोज करें इंटरप्राइजेज विच स्टैंडर्ड्स विल अप्लाई एंड द डेट फ्रॉम विच द स्टैंडर्ड विल बी अफेक्टिव, जो डेट है हम जो इससे स्टैंडर्ड अफेक्ट करेंगे। एंड द कमिटमेंट विथ विच द एक्सपोजर्स एंड ड्राफ्ट एंड कंसिडर्ड ए एंड बी जो किए गए हैं उनको फाइनली ड्राफ्ट प्रिपेयर करें, सबमिट करें काउंसलिंग ऑफ इंस्टीट्यूट के पास। लास्टली जो काउंसलिंग ऑफ इंस्टीट्यूट है वो कंसीडर करेंगे फाइनल ड्राफ्ट को, प्रपोज्ड एंड स्टैंडर्ड्स एंड फाउंड द नेसेसरी मॉडिफाइड, जो उनको मॉडिफाई करना होता है वो करेंगे। द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड विद रिलीवेंट सब्जेक्ट्स एंड इशूड अंडर द अथॉरिटी ऑफ काउंसलिंग, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रिलीवेंट होते हैं इशू किए जाते हैं अथॉरिटी ऑफ काउंसलिंग के थ्रू। देन नेक्स्ट है यूटिलिटी। द कमोडिटी यूटिलिटी रेफर्स टू द एबिलिटी ऑफ सेटिस्फाई ऑफ वॉन्ट्स। यूटिलिटी का मतलब क्या होता है? जो आपकी वॉन्ट्स को सेटिस्फाई करे वो कमोडिटी। एट इट इज़ ए कमोडिटी अवेलेबल कैपेसिटी जो आपके ह्यूमन जो नीड्स हैं उनको सेटिस्फाई करें। फॉर एग्जाम्पल मैंने फुलफिल हंग्री एंड बुक्स कैन सेटिस्फाई आवर थर्स्टी फॉर द नॉलेज एंड टेलीविजन्स कैन सेटिस्फाई आवर डिज़ायर्स फ्रॉम द प्लेजर्स एंड सो ऑन। जैसे जो मैं फुलफिल हंगर, जो हंगर है आपको क्या चीज़ किस चीज़ को फुलफिल करेगा? आप बुक्स पढ़ेंगे आपको सेटिस्फाई करेंगे, आपको नॉलेज मिलेगी। अगर आपको टेलीविज़न देखोगे आपका एंटरटेनमेंट होगा, आपको सेटिस्फेक्शन होगी। लिमिटेशंस ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग हिस्टोरिकल इन नेचर होता है ये, क्योंकि हिस्टोरिकल कॉस्ट के ऊपर बेस्ड होता है। द लिमिटेशंस प्रोवाइड्स द एंड इनक्रिप्ट द पिक्चर्स इन द यूजर्स द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट को शो करना उसको क्रिटिकली बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है उसको अंडरस्टैंड करना। सेगमेंटल रिपोर्टिंग, इसके अंदर जो रिपोर्ट्स हैं जो हमारी रेवेन्यू फॉर्म्स जो स्टेटमेंट होते हैं, इनकर होता है हमारा कॉस्ट एंड रन दिस बिजनेस, उसको बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, इन्फ्लुएंस करता है, इम्पैक्ट डालता है
फिक्स्ड पीरियड होता है एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। यहाँ पे नो कॉस्ट कंट्रोल मेथड नहीं होता, रिकॉर्ड करते सिर्फ एक्चुअल कॉस्ट में भी मैनिपुलेटेड हो सकता है ये। एंड एसेंशियल फॉर सक्सेस इसके बाद है फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रोवाइड करवाती है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग प्रोवाइड करवाती है कंपनीज को एक इंफॉर्मेशन, जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन जो शो करती है वेयर देयर मनी इज गोइंग, कि आपका पैसा कहाँ जा रहा है। And this helps to companies determine which areas then allowed for more of more of their budget to be the financial accounting also help companies make projection about the future their future। इसने बोला है कि भाई आपको ये बताएगी कि आपका पैसा कहाँ जा रहा है, अब आपको वहाँ पे पैसा लगाना है नहीं लगाना है, आपका बजट कितना है, आप वहाँ पे कितना पैसा लगा सकते हो, कि अगर आपको वहाँ से अच्छा रिटर्न मिल रहा है नहीं मिल रहा है, वो सब चीज़ें देखना, और आप आगे के लिए फ्यूचर के प्रोजेक्शंस बना सकते हो विद द हेल्प ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। इसी के साथ यूनिट फर्स्ट का जो रिवीजन है वो कंप्लीट हो गया है। अगर आपको फिर भी किसी चीज़ के अंदर डाउट है तो जो पूरी वीडियोज़ हैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप लोग जाके उनको चेक कर सकते हैं, आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यूनिट सेकंड को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज़ शेयर करती हूँ। मैंने आपको जो बोला था कि मेरी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड, पर्सनल लाइफ तो मैं नहीं बोल सकती बट एक छोटा सा किस्सा मैं आपको शेयर करती हूँ। पता है देखो, आप, मुझे नहीं लगता, मतलब देखो, एक इंसान की एक फितरत होती है, सभी को पता है। अब मुझे नहीं पता आप लोग मैरिड हैं अनमैरिड हैं, क्योंकि एमकॉम में कईयों की शादी हो जाती हैं, कईयों की नहीं होती है, बाद में करते हैं। बट एक चीज़ मैं आपको बताऊं, जैसे मेरी एक फ्रेंड है, उसकी उसको भी मतलब उसके लिए रिश्ते वगैरह आ रहे हैं, मतलब सबके लिए आते हैं, वो ऐसी बात है, लेकिन उसके घर वालों ने वहाँ पे उसका फिक्स कर दिया। अब उसको क्या है कि उसको लड़का नहीं दिखाया गया और उन लोगों ने फिक्स कर दिया। अब अगर आप इंसान को देख नहीं रहे हो और उसके बाद उस चीज़ को फिक्स कर रहे हो तो दैट अफेक्ट, अब अगर वो उस चीज़ को डिनाई कर रही है तो उसके घर वाले बोल रहे हैं कि भाई तुझे कोई और पसंद है या तो। बट पता है क्या होता है, जैसे कि पेरेंट्स उस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं। मैंने भी उनकी मदर से बात की तो उन्होंने पता है क्या बोला मुझे, कि तुम नई जनरेशन की यही समस्या है कि तुम लोग देखना चाहते हो, तुम्हें पेरेंट्स के डिसीजन पे विश्वास नहीं है। मतलब वो ये कह रही कि मुझे दिखा दो एक बार, मैं देख तो लूँ मिल तो लूँ। और भाई ये देखो, मैं ये नहीं बोलती कि पेरेंट्स की बात मत मानो, मानो। और ये चीज़ भी नहीं है कि पेरेंट्स देखो गलत करेंगे। अब उसके पेरेंट्स ये बोल रहे कि हम क्या गलत करेंगे, हमने सही डिसीजन लिया है, तुम हमारी बात पे क्यों मतलब वो ही कर रहे हो ना, तो उनकी वो चीज़ आ रही है। बट वो ये नहीं कह रही कि आपने गलत डिसीजन लिया है, डिसीजन गलत नहीं है, पेरेंट्स कभी भी बच्चे के लिए डिसीजन गलत नहीं लेंगे। बट अभी जो हमारी जनरेशन चल रही है उसमें दिखा देंगे तो कोई दिक्कत तो नहीं होती है। अगर आपको उस इंसान से मिलवा दिया जाए तो उसके साथ आपको ज़िंदगी बितानी है और आप उसको दिखा ही नहीं रहे हो। अब वो ज़िंदगी आज के टाइम पे ऐसी ज़िंदगियाँ नहीं चलती हैं जैसे पहले के टाइम में। अब उन्होंने बोला कि मैंने आपके अंकल को नहीं देखा था, अभी हमारी शादी क्या सक्सेसफुल नहीं हुई। अबे होती है सक्सेसफुल, मैं ये नहीं कहती नहीं होती है, बट एडजस्ट करके होती है, चीज़ों को एडजस्ट करना पड़ता है ना। ये चीज़ आपकी मदर भी कर रही होंगी, मैं मानती हूँ आपकी शादी नहीं हुई होगी फॉर एग्जांपल, और जिसकी हो भी गई होगी, बट कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट होती हैं। अब मैं ये नहीं कहती एडजस्टमेंट मत करो, एडजस्टमेंट होती हैं, अच्छी भी होती हैं, बट एक लिमिट तक होती हैं, एक जगह देखी जाती है चीज़ों को एडजस्ट करने के लिए, ठीक है। अब उसके पेरेंट्स भी उस चीज़ को डिनाई कर रहे हैं कि मतलब क्या करोगे, मतलब आप लोग हमारी, मतलब उनका कहना पता है क्या है, कि आप लोग हमारी जो पसंद है उस पे उंगली उठा रहे हो उस लड़के को देख के। अबे हम आपकी पसंद पे उंगलियां नहीं उठा रहे हैं, हम उठा रहे हैं कि भाई एक बार देखने में हर्ज भी क्या है। अगर आपकी पसंद अच्छी है, आपकी पसंद बेस्ट है, कोई कमी नहीं है, तो हम भी देख लेंगे, दिक्कत ही क्या है उस बात में। बट वो होता है ना कि एक मेंटेलिटी होती है, और मुझे तो इस मेंटेलिटी से सख्त नफरत है। देखो मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं लव मैरिज करूँगी या लव मैरिज करना अच्छी बात होती है, भाई जिसकी होती है वो अच्छी बात है या गलत बात होती है, मैं ये भी नहीं कहूँगी गलत बात होती है, ये भी नहीं कहूँगी अच्छी बात होती है। बट एक बार बच्चे का पॉइंट ऑफ व्यू भी इंसान को जान लेना चाहिए, मेरा ये मानना है। क्योंकि अगर आप बच्चे की
इच्छा पूरी नहीं कर रहे हो, शादी बच्चे को करनी है या आपको करनी है, अगर आप उसकी ही इच्छा पूरी नहीं कर पा रहे हो, वो जो चाहता है वो आप नहीं कर रहे हो, तो उस शादी का, उस दिखावे का कोई फ़ायदा नहीं है। फिर तो आप ये कर रहे हो कि भई हमसे बोझ उतर जाए, हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनसे हम मुक्त हो जाएँ, हमने शादी कर दी है, वो भुगते, वो जैसा निकले वो भुगते। दैट डज़न्ट मैटर फॉर हर। बट मुझे ये चीज़ें बहुत गलत लगी। और भई सबकी अपनी-अपनी लाइफ़ होती है, सबकी अपनी-अपनी इच्छा होती है, बट मेरे जो पेरेंट्स हैं, मेरे जो ब्रदर्स हैं, उनकी ये थिंकिंग नहीं है। उनकी टोटली डिफरेंट थिंकिंग है। वो ये कहते हैं कि देखो, अगर तू सक्सेसफुल हो जाती है तो तू तेरी मर्ज़ी से जिससे शादी करना चाहती है वो कर लेना। नहीं होती है तो हम जिससे करवाएँगे, बट ऐसा नहीं कि तुझसे मिलवाएँगे नहीं। तू बात कर, मिल-जुल, जो तुझे करना है वो कर। उसके बाद तेरा मन हो तो शादी कर लेना, नहीं हो तो मत करना। तो वो चीज़ होती है। बस अब वो होता है ना कि उनकी मेंटालिटी को आप चेंज नहीं कर सकते हो। ज़्यादा लंबा मैं आपको लेक्चर नहीं दूँगी। बट ये होता है कि अगर आप पेरेंट्स हैं और आगे अगर अब नहीं है, आगे बनोगे, तो प्लीज़ एक बार बच्चों की थोड़ी-सी सुन लिया करो, बच्चों की समझा करो कि बच्चा क्या कहना चाहता है, तो थोड़ा-सा अच्छा रहता है। और आपके पेरेंट्स को भी थोड़ा-सा समझाया करो कि भई अगर आप किसी के भाई हैं, किसी की बहन है, तो थोड़ा-सा समझाया करो कि यार मम्मी, अब मेरा भाई है ना, मेरी फुल सपोर्ट करता है। वो कहता है कि जब तक ये नहीं बोलेगी तब तक इसकी शादी नहीं होगी। तो एक भाई भी सपोर्ट करता है कि भई नहीं, अगर ये नहीं, वो चाहती नहीं है कि मुझे 2 साल शादी नहीं करनी, तो मत करो भई, 2 साल बाद कर लेना। कौन से भागे जा रहे हैं लोग? दुनिया खत्म तो होनी नहीं है, और हो जाएगी तो हो जाएगी, हम भी हो जाएंगे उसके साथ। तो थोड़ा-सा अगर आप किसी के भाई हैं, बहन है, तो सपोर्ट किया करो यार। क्योंकि पता है, एक क्या होता है कि इंसान जब ओवरथिंकिंग के स्टार्ट होता है ना, तो वो एक तो डिप्रेशन में जाएगा, और उस टाइम पे उसको पता नहीं होता वो क्या करता है। तो बाद में पछताने से पहले इंसान पहले कुछ ऐसा कर ले तो अच्छा रहता है। तो हम स्टार्ट करते हैं भाई, ज़्यादा बड़ा लेक्चर मैं नहीं दूँगी। यूनिट सेकंड को, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड अकाउंटिंग रेशियो। स्टेटमेंट क्या होती हैं? फॉर्म्स, नेचर्स, यूज़ एंड लिमिटेशंस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशंस, टाइप्स एंड टूल, कंपैरेटिव कॉमन साइज एंड ट्रेंड परसेंटेज, अकाउंटिंग रेशियो, नेचर, क्लासिफिकेशन एंड सिग्निफिकेंस, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, प्रॉफिटेबिलिटी, टर्नओवर, लिक्विडिटी एंड सॉल्वेंसी रेशियो। सबसे पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट शो करती है कंपनी की मनी एंड कम फ्रॉम एंड वेयर इट वांट्स एंड वेयर इज नाउ। कंपनी का पैसा कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, कहाँ वो है, एंड कहाँ आपको वो, मतलब उसकी स्टेटमेंट देती है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब कैश का इनफ्लो एंड आउटफ्लो को शो करती है, उसके बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, कैश फ्लो एंड इक्विटी के थ्रू। देन नेचर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्या नेचर होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट का? रिकॉर्ड करती है फैक्ट्स को, अकाउंटिंग कन्वेंशंस के अकॉर्डिंगली होती है, अजम्पशंस के ऊपर बेस्ड होती है, एंड पर्सनल जजमेंट उसके अंदर फॉलो किए जाते हैं। रिकॉर्ड करती है फैक्ट्स, जो हमारे फैक्ट्स दिए जाते हैं, मॉनेटरी फैक्ट्स जो होते हैं क्रिएट, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ने क्रिएट किए हैं, एंड अकाउंटिंग कन्वेंशंस के ऊपर उसको हम प्रिपेयर करते हैं, एंड अजम्पशंस जो हमारी पोस्ट। Then next है postulate. Postulate is basically a pre-assumptions and that is must be taken in accounting. फिर हमारा पर्सनल जजमेंट, एवरी पर्सनल ओपिनियंस एंड जजमेंट प्लेज अ बिग रोल इन द प्रिपरेशंस ऑफ द स्टेटमेंट। हर एक पर्सनल जजमेंट और ओपिनियन एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं इसको प्रिपेयर करने के लिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को। तो क्या होंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के? ये जो स्टेटमेंट है वही शो करती है एक्यूरेट कंपनी की इकोनॉमिक एसेट्स एंड लायबिलिटी कितनी है। एक्सटर्नल जो शेयर होल्डर हैं, इन्वेस्टर्स जो हैं, अथॉरिटीज जनरल, उनको डू नॉट पोजेस इंफॉर्मेशन अदरवाइज, क्योंकि उनको एक एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन को शो करती है, ताकि जो हमारे एक्सटर्नल जो भी शेयर होल्डर वगैरह हैं वो उस चीज़ को लेके टेंशन में ना आए। दे हेल्प इन प्रिडिक्शंस एंड कंपनी कैपेसिटी को बताती है कि उसकी अर्निंग जो प्रॉफिट कैपेसिटी वो कितनी है। एंड ये जो स्टेटमेंट है वो डिपेक्ट करती है इफेक्टिव कंपनीज मैनेजमेंट। एंड ये जो स्टेटमेंट वो हेल्प करती है रिकॉर्ड करने के लिए। ये स्टेटमेंट्स जो अकाउंटिंग पॉलिसीज जो हम यूज़ करते हैं, ये हेल्प करती है अंडरस्टैंड करने के लिए स्टेटमेंट मोर कम्प्रीहेंसिवली। यूजेस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सबसे पहले डिटरमाइन करती है फाइनेंशियल पोजीशन क्या है बिजनेस की, ऑब्टेन करती है कि आपको कितना क्रेडिट, आपके पास कितना आपने ले रखा है। हेल्प करती है इन्वेस्टर को डिसीजन लेने के लिए कि आप इसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो या नहीं कर सकते हैं। हेल्प करती है पॉलिसीज बनाने, क्या बेटर पॉलिसीज आप बना सकते हैं, यूजफुल रहता है स्टॉक ट्रेड के लिए। इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्यों इंपॉर्टेंट रहती है मैनेजमेंट के लिए? सबसे पहले इंक्रीज करती है साइज एंड इंटीग्रेट करती है जो हमारे इन्फ्लुएंस होते हैं बिजनेस फंक्शन रिक्वायर करते हैं
साइंटिफिक एंड स्ट्रेटजीज जो मैनेजमेंट के लिए हेल्प करती हैं कंटेम्प्रेरी ट्रेडिंग एंड कंसर्न के लिए। देन टू शेयर होल्डर्स मैनेजमेंट एक बताती है कंट्रोल करने के लिए जो भी शेयर होल्डर हैं वो पार्ट हैं डे बाय डे बिजनेस परस्यूट का, एंड जो हमारे आउटकम्स होते हैं उनको डिस्क्लोज करने के लिए हमें हेल्प करती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन कौन यूज़र होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के? मैनेजमेंट, इन्वेस्टर, क्रेडिटर्स, रेगुलर अथॉरिटीज़ एंड शेयर होल्डर एंड मेंबर्स जो होते हैं वो इसके यूज़र्स होते हैं। लिमिटेशंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर ड्राइव्ड फ्रॉम हिस्टोरिकल कॉस्ट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होती है वो हिस्टोरिकल कॉस्ट के ऊपर बेस्ड होती है, इसलिए जो स्टेटमेंट होती है वो कई बार गलत भी हो जाती है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट डू नॉट कंटेन सम इंटेंजिबल एसेट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होती है वो इंटेंजिबल एसेट्स को कंटेन नहीं करती है, सिर्फ टेंजिबल एसेट्स को ही कंटेन करती है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ओनली कवर ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। फाइनेंशियल जो स्टेटमेंट है वो सिर्फ एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम को ही कवर करती है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट मे नॉट बी कंपेरेबल। वो उसको कंपेयर करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो सकता है, हम उसको कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट कुल बी रोंग ड्यू टू फ्रॉड्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्रॉड करने से रोंग भी हो सकती है क्योंकि हिस्टोरिकल कॉस्ट के ऊपर बेस्ड होती है और किसी ने फ्रॉड कर दिया हिस्टोरिकल कॉस्ट के साथ, अकाउंट्स के साथ मतलब हेरा फेरी कर दी तो वो गलत भी हो सकती है। नेक्स्ट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, जो प्रोसेस एनालाइज करने में कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के लिए वो क्या होती है? सबसे पहले लिस्ट डाउन प्रोसेस ऑफ एनालिसिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिस्कशन विद द शेयर होल्डर एंड कलेक्ट रिलेवेंट डाटा, देन एडजस्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट कॉमन साइज स्टेटमेंट एंड रेशियो ऑफ ग्रुप। प्रोसेस जो हमारा डाटा होता है एनालाइज करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं डाटा को, देन डेवलप करते हैं कंक्लूजन, देन उसका रिव्यू एंड जो हमें रिव्यू लगता है वो हम उसको रिकमेंडेशंस जो होते हैं वो उनको हम प्रोवाइड करवा देते हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू नो द करंट पोजीशन ऑफ द बिजनेस। फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने का क्या ऑब्जेक्टिव होगा कि आपको पता चल जाए कि फाइनेंशियल जो पोजीशन आपकी क्या है कंपनी की, एलिमिनेट करने के लिए डिस्क्रिप्शंस ऑफ एनी एंड फ्यूचर डिसीजन मेकिंग के लिए कि फ्यूचर के अभी आपको पता है कि आपकी कंडीशन क्या है तो आप फ्यूचर के जो डिसीजन है वो अच्छे से ले पाएंगे। मैनेज करने के लिए जो आपके फ्रॉड्स होते हैं उनको डिवाइड करने के लिए ऑब्लिगेशंस, डिविडेंट ऑब्लिगेशन के लिए, एंड रिसोर्स यूजिंग मोस्ट एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली, जो रिसोर्स है वो एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली उनको यूज़ करने के लिए, बिजनेस रिस्क के लिए उसको मैनेज करने के लिए, फाइनेंशियल रिस्क को मैनेज करने के लिए, प्रॉफिट रिटेंशन पॉलिसीज के लिए, एंड डेबिट सर्विसेज एबिलिटीज़ एंड फुलफिलमेंट लॉन्ग टर्म जो हमारे फंड्स होते हैं उनको फुलफिल करने के लिए। देन टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, इंटरनल एनालिसिस, एक्सटर्नल, हिस्टोरिकल एंड वर्टिकल एनालिसिस के अंदर आएंगे एम्प्लॉयर्स, मैनेजर, ऑडिटर्स एंड टॉप लेवल मैनेजमेंट जिनको हम एनालिसिस करते हैं इंटरनली जो हमारे बिजनेस के अंदर काम करते हैं। एक्सटर्नल एनालिसिस के अंदर आएंगे हमारे इन्वेस्टर्स कौन है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट एंड सैचुरेटेड बॉडीज जो हमारी होती हैं। एक हिस्टोरिकल एनालिसिस हेल्प करती है कंपेयर करने के लिए पास्ट जो हमारी ईयर परफॉर्मेंस है एंड फाइनेंशियल इंडिविजुअल आइटम्स के लिए। Tools used in the performance these types: contemporary financial statement, cash flow statement, fund flow statement, and trend analysis. Vertical analysis, when we analyze different items in same year, taking a common basis, and then we use a vertical analysis. This quantitative in nature, ये जो होता है क्वांटिटिव होता है नेचर के अंदर। इस एनालिसिस के अंदर डिफरेंट एंड आइटम्स ले जाते हैं सेम ईयर के, एंड आइटम कॉमन एक हम कॉमन बेसिस निकाल लेते हैं वर्टिकल एनालिसिस के लिए, इसको हम क्वांटिटेटिव इन नेचर बोलते हैं। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, कंपैरेटिव स्टेटमेंट, कॉमन साइज स्टेटमेंट, रेशियो एनालिसिस, कैश फ्लो स्टेटमेंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट एंड ट्रेंड एनालिसिस। पहले है कंपैरेटिव स्टेटमेंट एनालिसिस। इस स्टेटमेंट के अंदर हम कंपेयर करते हैं करंट ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रीवियस ईयर जो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसके साथ, चीज़ों को कंपेयर करके हम देखते हैं। देन कॉमन साइज स्टेटमेंट, इसके अंदर इन्वॉल्व की जाती है वर्टिकल एनालिसिस फाइनेंशियल डाटा एंड इट हेल्प्स टू इन कन्वर्टिंग कॉम्प्लेक्स डाटा इनटू कन्वेंस अंडरस्टेबल। ये जो हेल्प करता है हमें जो हमारा कॉम्प्लेक्स डाटा उसको अंडरस्टैंड वे में समझने के लिए उसको कन्वर्ट कर देता है। परसेंटेज इन रिलेशन टू कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट, इंडिविजुअल आइटम डिवाइड बाय नेट सेल डिवाइड बाय, अगर मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो हमारी परसेंटेज निकल आएगी। इन परसेंटेज इन रिलेटेड बैलेंस शीट के अंदर कैसे निकालेंगे, इंडिविजुअल एसेट्स एंड लायबिलिटी डिवाइड बाय टोटल एसेट्स एंड लायबिलिटी मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो निकल आएगी। एनालिसिस एक एसेंशियल टूल होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए एनालिसिस करने के लिए, एंड ये रिप्रेजेंट करता है एक मीनिंगफुल क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन इंडिविजुअल इंटरडिपेंडेंट कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसके अंदर फर्म फाइनेंशियल पोजीशन, प्रॉफिटेबिलिटी, इवैल्यूएशन एंड डिसीजन मेकिंग हम इसके अंदर डिटरमाइन करते हैं। देन ट्रेंड एनालिसिस, ये इवैल्यूएट करता है रिलेशनशिप चेंज इन बिहेवियर,
जो बिहेवियर के अंदर चेंज आ रहा है ईयर टू ईयर एंड परफॉर्मेंस के अंदर जो चेंज आ रहा है, हम इसको किस तरीके से निकाल सकते हैं। करंट ईयर जो हमारी अमाउंट है उसको बेस ईयर अमाउंट से डिवाइड करके मल्टीप्लाई बाय अगर 100 करेंगे तो हमारा ट्रेंड एनालिसिस हो जाएगा। कैश फ्लो स्टेटमेंट ये डिपेक्ट करता है एक मोमेंट कैश फ्लो एंड कैश इक्विवेलेंट को। कैश कितना है हमारा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, हम इसको किस तरीके से निकाल सकते हैं। ऑपरेटिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी एंड इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ के थ्रू हम इसको निकाल सकते हैं। फंड फ्लो स्टेटमेंट एक टूल होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो एनालाइज करता है कि हम किस तरीके से फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इंटरप्रेट कर सकते हैं। ये एक समरी हमें शो करता है। कंपेरेटिव स्टेटमेंट, कंपेरेटिव स्टेटमेंट एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है जो फाइनेंशियल पोजीशन को बताती है डिफरेंट पीरियड्स के अंदर। कंपेरेटिव स्टेटमेंट हमारी 2 टाइप्स के होते हैं, कंपेरेटिव इनकम स्टेटमेंट एंड कंपेरेटिव बैलेंस शीट। कंपेरेटिव इनकम स्टेटमेंट है ये पर्टिकुलर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, अदर इनकम, टोटल रेवेन्यू, इनको आप खुद से देख लेना क्योंकि इनको रिवीजन करने में इनमें कुछ भी नहीं है ऐसा। देन नेक्स्ट है बैलेंस शीट। क्या होती है बैलेंस शीट, एक आइटम्स जिसके अंदर हमारे एसेट्स एंड लायबिलिटी होती हैं एंड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी, ये हमें शो, एक स्टेटमेंट होती है, नहीं ना तो ये मतलब एक बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट होती है, एक अकाउंट नहीं होता है बैलेंस शीट। इट इज़ ऑल्सो प्रिपेयर्ड इन द पर्टिकुलर डेट, ये जो बैलेंस शीट है एक पर्टिकुलर डेट के ऊपर प्रिपेयर की जाती है। ये हमें शो करती है फाइनेंशियल पोजीशन बिजनेस कंसर्न, ये शो करती है फर्म की जो ओवन एंड अदर ऑल्सो वट ओवर एंड द फर्म्स एंड द टोटल लाइबिलिटीज़ एंड एसेट्स ऑलवेज आर इक्वल। जो टोटल लाइबिलिटीज़ है और जो हमारी एसेट्स होती है वो हमेशा इक्वल होती हैं इसके अंदर। ऑब्जेक्टिव क्या होगा प्रिपेयर करने के लिए फाइनेंशियल जो हमारी बैलेंस शीट है उसको, प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव है इसका, जो मेन पर्पस होता है इसको प्रिपेयर करने के लिए फाइनेंस शीट को, कि नो करना फाइनेंशियल पोजीशन हमारी क्या है एक पर्टिकुलर डेट के ऊपर। एंड सब्सिडरी ऑब्जेक्टिव इसका क्या होगा कि हमें बताना एम नो टू एक्सपेक्ट इन फाइनेंशियल पोजीशंस इन द फॉर्म एंड पर्टिकुलर डेट, एक पर्टिकुलर डेट के ऊपर हमें बताना कि अभी हमारी ये फाइनेंशियल पोजीशन चल रही है। देन ट्रेंड ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट के बीच में क्या डिफरेंस होगा। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस एक अकाउंट होता है, बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट होती है। इसके अंदर हेड जो होती है वो डेबिट एंड क्रेडिट होती है। बैलेंस शीट के अंदर एसेट्स एंड लायबिलिटीज होती हैं। इसके अंदर एंट्री जो होती है वो टू और बाय से होती है। इसके अंदर टू और बाय हम यूज़ नहीं करते हैं। प्रॉफिट लॉस के अंदर नेचर जो होता है हमारा अकाउंट वो गुड्स एंड नॉमिनल अकाउंट शो करते हैं ये, एंड इसके अंदर यानी पर्सनल एंड रियल अकाउंट्स भी हम शो कर सकते हैं बैलेंस शीट के अंदर। पीरियड जो होता है इट इज़ अ प्रिपेयर्ड फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड, ये एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए प्रिपेयर की जाता है, बट बैलेंस शीट एक पर्टिकुलर डेट के ऊपर प्रिपेयर की जाती है। बैलेंस शीट है ये इसके आइटम्स है, इनको आप खुद से कर लेना। देन डिफरेंस बिटवीन टेंजिबल एसेट्स एंड इनटेंजिबल एसेट्स के बीच में क्या डिफरेंस होगा। टेंजिबल एसेट्स एक फिजिकल आइडेंटिटी होती है, इनटेंजिबल एसेट्स को हम टच नहीं कर सकते हैं। टेंजिबल एसेट्स जो होती हैं वो फिक्स्ड और करंट होती हैं, इनटेंजिबल एसेट्स यूजुअली फॉल होती रहती हैं। टेंजिबल एसेट्स एक एसेट्स होती है जिसके ऊपर डेप्रिशिएटेड होती हैं वो, बट इन टेंजिबल जो एसेट्स होती है वो अमोथराइज्ड होती हैं एंड दीज एसेट्स में बी लॉस्ट ड्यू टू अ फायर। जो टेंजिबल एसेट्स होती है वो जलने से लॉस हो सकता है, बट ये जलने से लॉस नहीं होता क्योंकि हम इनको टच नहीं कर सकते हैं। लेंडर एक्सपेक्ट करते सच एसेट्स आर सिक्योरिटी एंड प्रोवाइडिंग लोन, ये जो एसेट्स हैं सिक्योरिटी प्रोवाइड करवा सकते हैं लोन, बट ये जो एसेट्स हैं ये नहीं प्रोवाइड करवा सकते क्योंकि ये इनको हम फील कर सकते हैं, इनको हम टच नहीं कर सकते। बाद है कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट। क्या होती है कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट होती है जो ईच लाइन ऑफ आइटम एक्सप्रेस करती है परसेंटेज के वे में एंड वैल्यू ऑफ रेवेन्यू और सेल, वैल्यू ऑफ रेवेन्यू और सेल को हमें बताती है। फॉर्मूला क्या होता है इसको निकालने के लिए, परसेंटेज ऑफ बेसिक अमाउंट ऑफ इंडिविजुअल आइटम डिवाइड बाय अमाउंट ऑफ बेसिक मल्टीप्लाई बाय अगर हम 100 करेंगे तो कॉमन साइज एनालिसिस निकल आएगा। टाइप है इसके बैलेंस शीट कॉमन साइज एंड इनकम स्टेटमेंट कॉमन साइज एनालिसिस। देन हमारा पर जो ट्रेंड एनालिसिस, ट्रेंड परसेंटेज क्या होती है। ट्रेंड परसेंटेज एक सिमिलर होती है ओरिजेंटल एनालिसिस के एंड कंपेयर करती है सिलेक्टेड बेस ईयर एंड पीरियड के, जो बेस ईयर पीरियड होता है उसको कंपेयर करके देखती है, सिलेक्ट करती है एक बेस ईयर और पीरियड एंड देन उनको कंपेयर करके देखती है ट्रेंड्स के अकॉर्डिंगली कि वो ट्रेंड के अकॉर्डिंगली काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अकाउंटिंग रेशियो, अकाउंटिंग रेशियो एक सिंपली वन ऑफ नंबर एक्सप्रेस किए जाते हैं इन टर्म्स ऑफ अनदर, एक नंबर को हम जो एक नंबर हमारे पास है उसको एक दूसरे नंबर की टर्म में हम उसको एक्सप्रेस करते हैं। इट इज़ अ फाउंड डिवाइडिंग वन नंबर इनटू द अनदर, इसको हम किस तरीके से फाउंड करते हैं, एक नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड करके हम रेशियो को फाइंड आउट करते हैं। रेशियो को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं प्रोपोर्शन, प्योर रेशियो एंड सिंपल रेशियो, रेट और सो मैनी टाइम्स एंड परसेंटेज एंड फ्रीक्वेंस। एडवांटेजेस क्या होंगे काउंटिंग रेशियो के, हेल्पफुल रहता है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करने में हेल्पफुल रहेगा।
डिफाइन करते हैं अकाउंटिंग डाटा को, हेल्पफुल रहता है कंपैरेटिव स्टडी के लिए एंड हेल्पफुल रहता है लोकेशन एंड वीक स्पॉट्स एंड द बिजनेस के लिए, हेल्पफुल रहता है फोरकास्ट करने के लिए। बिजनेस प्लान्स एंड जो हमारी स्ट्रेटजीज होते हैं उनको फोरकास्ट करने के लिए हमें हेल्पफुल रहता है। एस्टिमेट करता है वो जो हमारे ट्रेंड्स एंड बिजनेस होते हैं इफेक्टिव कंट्रोल करने में हेल्पफुल रहता है। स्टडी करता है फाइनेंशियल जो हमारे साउंडनेस होती है उनको। रेशियो एनालिसिस डिस्क्लोज करता है पोजीशन ऑफ बिजनेस व्यू पॉइंट के अकॉर्डिंगली, different viewpoint accordingly. Then limitations come account ratio, false accounting data gives false ratio. जो false accounting data है वो false ratio में show करेगा। Comparison not possible if different from adopt different account policies. Comparison बहुत difficult हो जाता है, possible नहीं होता है अगर different adopt की गई accounting policies. And ratio analysis become less effective due to price लेवल चेंज। रेशियो एनालिसिस जो है वो ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता है क्योंकि प्राइस जो लेवल है वो चेंज होता रहता है। लिमिटेड यूज़ होता है सिंगल रेशियो का। विंडो ड्रेसिंग इसके अंदर होती है। सम कंपनीज ऑर्डर टू कवर्स अप देयर बैड फाइनेंशियल पोजीशन रिस्टोर द विंडो ड्रेसिंग एंड शोइंग ए बेटर पोजीशन। मतलब कई बार क्या होता है कि उनको कवर करने के लिए वो फेक पोजीशन अपनी मार्केट के अंदर शो करते हैं। लैक ऑफ प्रॉपर स्टैंडर्ड, उसके अंदर प्रॉपर स्टैंडर्ड बहुत कम होते हैं। क्वालिटेटिव फैक्टर, क्वालिटी फैक्टर्स को इग्नोर किया जाता है। रेशियो लॉन्ग नॉट एडुकेट फॉर द कंक्लूजन, जो रेशियो पूरे कंक्लूजन के लिए एडुकेट नहीं रहता है। इफेक्टिव पर्सनल एबिलिटीज बायस, ऑफेंसिव बायस मतलब बायस हो सकती है एनालिसिस के अंदर। देन क्लासिफिकेशन ऑफ रेशियो, हम रेशियो को क्लासिफाई करेंगे 4 टाइप के अंदर, लिक्विडिटी, सॉल्वेंसी, एक्टिविटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो एंड इनकम रेशियो जिसको बोल सकते हैं। लिक्विडिटी रेशियो, लिक्विडिटी रेशियो एबिलिटी होती है फर्म को मीट करने के करंट ऑब्लिगेशंस एंड फुल ड्यू। एंड लिक्विडिटी रेशियो इंक्लूड करते हैं टू रेशियो, करंट रेशियो एंड वर्किंग कैपिटल रेशियो एंड क्विक रेशियो एंड एसिड टेस्ट रेशियो। करंट रेशियो क्या होता है? दिस रेशियो एक्सप्लेन रिलेशनशिप बिटवीन करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी। ये जो रेशियो है ये करंट लायबिलिटी करंट एसेट के बीच में रिलेशनशिप शो करता है। करंट रेशियो को हम निकाल सकते हैं करंट एसेट्स को डिवाइड करके करंट लायबिलिटी से। ठीक है, करंट एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जो हम कन्वर्ट करते हैं कैश को विन 12 मंथ, 12 पहले पहले हम उनको कैश कन्वर्ट कर सकते हैं। करंट एसेट्स में इनक्लूड की जाती है इन्वेस्टमेंट, करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसर्च, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, शॉर्ट टर्म लोन्स, एडवांस एंड करंट एसेट्स। करंट लायबिलिटी क्या होती है? जिनको हम पेबल विद इन द 12 मंथ, जिनको हम देख सकते हैं विद इन 12 मंथ। एंड इसके अंदर कौन सी होती हैं? ये शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, ट्रेड पेबल, अदर करंट लायबिलिटीज, शॉर्ट। क्विक रेशो, एसिड टेस्ट रेशो, बीट रेशो। क्विक रेशो इंडिकेट करता है फर्म की पोजीशन को, जो करंट लिक्विडिटी एंड मंथ एंड इमीडिएटली जो होती है। क्विक रेशो किस तरीके से हम निकाल सकते हैं? लिक्विडिटी जो हमारे एसेट्स हैं डिवाइड बाय करंट लिक्विडिटी, करंट जो हमारी लाइबिलिटीज़ हैं। लिक्विडिटी एसेट्स क्या होती है? हमारी जो एसेट्स कन्वर्ट की जा सकते हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट वेरी शॉर्ट पीरियड, शॉर्टली हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके अंदर इंक्लूड की जाती हैं करंट इन्वेस्टमेंट, ट्रेड रिसीवेबल्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस। लिक्विडिटी रेशियो हम किस तरीके से निकाल सकते हैं? करंट एसेट्स के अंदर माइनस करेंगे इन्वेंट्री एंड माइनस करेंगे प्रीपेड एक्सपेंसेस एंड एडवांस, तो लिक्विडिटी रेशियो निकलाएंगे। Ratio, these ratios are calculated to assess liabilities of the firm, long-term liabilities as when they become due। ये जो है ये हेल्प करता है ability meet जो हमारी income liability होती है उनके लिए। Some important solvency ratios हमारे हैं debt equity total assets and debt ratio and prospective ratio and interest coverage ratio। रेशियो हम शो करता है शेयरहोल्डर फंड। डेट इक्विटी रेशियो हम किस तरीके से निकाल सकते हैं? डेट डिवाइड बाय इक्विटी एंड लॉन्ग टर्म डेट्स एंड शेयर होल्डर फंड्स आर, और जो हमारी नेटवर्थ होती है वो। लॉन्ग टर्म डेट्स हमारे क्या होते हैं? जिसके अंदर इंक्लूड की जाती है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। शेयर होल्डर फंड इंक्लूड करते हैं कैपिटल रिजर्व, शेयर सरप्लस एंड शेयर कैपिटल इंक्लूड करती है इक्विटी, इक्विटी शेयर्स एंड कैपिटल एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। Substitute करते हैं कैपिटल रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम, जनरल रिजर्व्स एंड बैलेंस इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो, दिस रेशियो एंड वेरिएंस डेट इक्विटी एंड रेशियो गिव्स इंडिकेशंस ऑफ डेट रेशियोज। ये जो रेशियो है ये टोटल एसेट्स को हमें शो करते हैं। टोटल एसेट्स हम किस तरीके से निकाल सकते हैं? डेट रेशियो के अकॉर्डिंगली टोटल एसेट डिवाइड बाय डेट एंड टोटल एसेट डिवाइड बाय लॉन्ग टर्म डेट्स। टोटल एसेट्स कौन सी होती है हमारी? नॉन करंट एसेट्स एंड टेंजिबल एसेट्स प्लस इनटेंजिबल एसेट्स एंड प्लस नॉन करंट इन्वेस्टमेंट प्लस लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स एंड प्लस करंट एसेट्स। डेट क्या होता है? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजन।
रेशियो इंडिकेट प्रोपोर्शंस ऑफ टोटल एसेट्स एंड फंडेड ओन शेयर होल्डर्स। ये जो है ये हम किस तरीके से लिख सकते हैं, इक्विटी डिवाइडेड बाय एसेट्स एंड प्रोपोर्शन फंड इन द शेयर होल्डर फंड डिवाइडेड बाय नॉन करंट एसेट। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, ये जो रेशियो है ये हमें क्या शो करता है, डेट रेशियो, डेट सर्विसेज रेशियो। इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट एंड इनकम टैक्स बाय फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्ज। प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट एंड इनकम टैक्स डिवाइड बाय अगर फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्ज करेंगे तो हमारा टाइम्स के अंदर इसका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो निकल आएगा। एक्टिविटी एंड टर्नओवर रेशियो क्या होता है, ये जो है ये मेजर करने में हेल्प करता है फैसिलिटी इन डिस्पोजेबल ऑफ कन्वर्ट कंसर्न्ड एंड बीइंग यूटिलाइज्ड। ये जो रेशियो हमें बताता है टर्नओवर कितना है, इंडिकेट करता है टर्नओवर को, एंड रैपिडिटी बताता है कि रिसोर्सेज के अंदर क्या एबिलिटी है, क्या इस चीज़ को वो कंसर्न करते हैं, क्या हमें प्रोवाइड करता है प्रोड्यूस एंड रेवेन्यू इन ऑपरेशंस को प्रोवाइड करने में। रेशियो, ये जो रेशियो में शो कर इंडिकेट करता है रिलेशनशिप बिटवीन कॉस्ट एंड रेवेन्यू एंड ऑपरेट करने के लिए डिफरेंट ईयर्स एंड एवरेज इन्वेंट्रीज एंड कीप ड्यूरिंग दैट ईयर। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस एंड डिवाइड बाय एवरेज टर्नओवर एंड इक्वल्स टू, अगर हम टाइम करेंगे तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकल आएगा। देन कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हम इस तरीके से निकाल सकते हैं, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेज प्लस कैरेज प्लस वेजेस प्लस अदर डायरेक्ट चार्जेस एंड माइनस करेंगे अगर हम क्लोज इन्वेंट्रीज, एंड कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमारा निकलेगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस ग्रोस प्रॉफिट और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ग्रोस लॉस। कैलकुलेट कर सकते हैं एवरेज इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइड बाय 2। एंड ट्रेड रिसीवेबल एंड टर्नओवर रेशियो क्या होता है, ये जो रेशियो इंडिकेट करता है रिलेशनशिप बिटवीन क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एंड एवरेज ट्रेड जो हमारा आया है, इसको हम किस तरीके से निकाल सकते हैं, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। देन ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो, ये जो रेशियो इंडिकेट करता है रिलेशनशिप बिटवीन क्रेडिट परचेज एंड एवरेज ट्रेड पेबल ड्यूरिंग द ईयर। नेट क्रेडिट परचेज डिवाइड बाय एवरेज ट्रेड अगर हम करेंगे तो हमारा ट्रेड पेबल करने टर्नओवर रेशियो निकल आएगा। रेशियो है ना, ये आपको याद करने पड़ेंगे, इनमें ज़्यादा समझाने का ज़्यादा रिवाइज करने का कुछ है नहीं, वैसे मैं आपको बता देती हूँ, बट इनमें फॉर्मूलाज जो है ये आपको याद करने पड़ेंगे। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, इसका फॉर्मूला क्या है, रेवेन्यू ऑपरेशन डिवाइड बाय वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल हम किस से निकाल सकते हैं, करंट एसेट्स माइनस अगर हम करंट लायबिलिटी करेंगे तो वर्किंग कैपिटल निकल आएगी। देन नेक्स्ट है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, इनकम रेशियो जो है इसके अंदर मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, हर एक बिजनेस का जो कंसर्न करते हैं कि कितना आपने अर्न किया प्रॉफिट। बिजनेस मस्ट बी एबल टू अर्न एडवोकेट प्रॉफिट, क्योंकि जो बिजनेस है वो एक एडवोकेट प्रॉफिट को अर्न करना चाहता है। इसके अंदर हमारे इंपॉर्टेंट प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो एंड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। प्रॉफिट रेशियो शो करता है रिलेशनशिप बिटवीन ग्रॉस प्रॉफिट एंड रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जो हमारी नेट सेल जो होती है। ग्रॉस प्रॉफिट को हम किस तरीके से निकाल सकते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। नेट सेल जो है अप्लाई करेंगे 100 तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट निकल आएगा। ग्रॉस प्रॉफिट हम किस तरीके से निकालेंगे, ग्रोस प्रॉफिट हमारा निकलेगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के अंदर माइनस करेंगे कॉस्ट फ्रॉम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, तो ग्रोस प्रॉफिट निकल आएगा। देन कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हम किस तरीके से निकालेंगे, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। और इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के अंदर से ग्रोस प्रॉफिट को लेस करेंगे तो हमारा कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकल आएगा। ये जो रेशियो मेजर करने में हेल्प करता है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो होते हैं उनको कंपेयर करने में कंपैरिजन करने में हेल्प करता है। ऑपरेटिंग रेशियो हम किस तरह से निकालेंगे, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस ऑपरेटिंग इनकम डिवाइड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस मल्टीप्लाई बाय 100। आपको वीडियो अच्छी तो प्लीज लाइक कर दिया करो, कमेंट करके बताया करो, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है मुझे कोई कमेंट करता है तो। एक बहुत बड़ी वीडियो हो गई आज, बड़ी वीडियो और मेरा गला बिल्कुल बैठ चुका है वीडियो बना के, बट फिर मैं आप लोगों को जवा रही हूँ, तो प्लीज़ इसको थोड़ा सा अप्रिशिएट किया करो। कॉस्ट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इक्वल्स टू ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, तो हम कॉस्ट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकाल सकते हैं। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हम किस तरह से निकाल सकते हैं, बेनिफिट एक्सपेंस प्लस डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइज्ड एक्सपेंसेस एंड प्लस अदर एक्सपेंसेस करेंगे तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हमारे निकल आएंगे। ऑपरेटिंग इनकम किस तरीके से निकालेंगे, ट्रेडिंग जो हमारी कमीशन एंड रिसीव्ड किए हैं और कैश डिस्काउंट जो हमने रिसीव किया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो क्या होता है, ये जो रेशियो शो करता है रिलेशनशिप बिटवीन ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। प्रॉफिट रेशियो किस से हम निकाल सकते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मल्टीप्लाई बाय 100। ऑपरेटिंग प्रॉफिट इक्वल्स टू ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्लस ऑपरेटिंग इनकम। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हम किस तरीके से निकाल सकते हैं, प्लस बेनिफिशियल एक्सपेंसेस एंड डेप्रिसिएशन, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्काउंट, बैड डेट्स,
इंटरेस्ट एंड शॉर्ट टर्म लोन्स एक्सेट्रा, ऑपरेटिंग इनकम, कमीशन रिसिव्ड प्लस डिस्काउंट रिसिप्ट्स। नेट प्रॉफिट रेशियो क्या होता है? शो करता है रिलेशनशिप बिटवीन नेट प्रॉफिट एंड नेट रेवेन्यू ऑपरेशन। नेट प्रॉफिट रेशियो इक्वल टू नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइड बाय रेवेन्यू ऑपरेशन मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो हमारा नेट प्रॉफिट रेशियो निकल आएगा। नेट प्रॉफिट हम इस तरीके से निकाल सकते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट अंदर से माइनस करेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड प्लस करेंगे इधर इनकम एंड माइनस करेंगे टैक्स, तो नेट प्रॉफिट हमारा निकल आएगा। Expenses and losses क्या होते हैं? Expenses equals to selling expenses plus interest and long term borrowings plus accidental losses। Then जो ROI है, रिटर्न इन्वेस्ट हमारा, ये जो रेशियो है ये रिफ्लेक्ट ओवरऑल प्रॉफिटेबल बिजनेस, ये हमें हेल्प करता है कैलकुलेट करने के बेरिंग प्रॉफिट अर्न, जो हमने प्रॉफिट अर्न किया है, एंड कैपिटल एम्प्लॉयड जो हमने अर्न किया है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हम किस तरीके से निकाल सकते हैं? नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय 100। एंड कैपिटल एम्प्लॉयड हम किस तरीके से कंप्यूट बाय एनी फॉलोइंग मेथड से एम्प्लॉयड निकालते हैं। फर्स्ट मेथड हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल्स टू शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी। वो हमारा नॉन करंट एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल। नॉन करंट एसेट्स हमारी कौन सी होती हैं? टेंजिबल एसेट्स एंड प्लस नॉन टेंजिबल एसेट्स प्लस नॉन करंट इन्वेस्टमेंट प्लस लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांस। वर्किंग कैपिटल की हमारी कौन सी होती है? करंट एसेट्स के अंदर से करंट लायबिलिटी को अगर हम माइनस करेंगे तो हमारी वर्किंग कैपिटल निकल आएगी। फर्स्ट एंड यूनिट सेकंड का जो रिवीजन है वो कंप्लीट हो गया है। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो आप लोगों को वही क्या करना है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी। कोई भी डाउट है तो वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको इन टॉपिक्स की PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, आप उसको भी जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।